तो आज की हमारी जो ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क की। बात कर रहे हैं समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र पर। दिसंबर 2014 में समाज कार्य का जो पेपर हुआ था वो दो पेपर आए हुए थे। समाज कार्य का एक प्रश्न पत्र द्वितीय था और एक समाज कार्य का प्रश्न पत्र तृतीय था। तो तृतीय में 75 प्रश्न आए थे और द्वितीय में 50 क्वेश्चन आए थे। तो अभी जो हम करने वाले हैं समाज कार्य का द्वितीय प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं और ये दिसंबर 2014 का पेपर है। प्रतिदिन आप लोगों को शाम 8 बजे से आपकी प्रैक्टिस चलती है और यहाँ से आप लोग अगर 60% भी अगर नोट्स बना रहे हैं और 60% भी अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा होल्ड रखिएगा आप सभी लोग। थोड़ा सन 1980 1980 करेक्ट है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा कॉपी पे सभी बच्चे। यही है द लाइफ मॉडल ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस और उसी को बोला गया है किस रूप में, आप इसको भी सुन लीजिए, द लाइफ मॉडल इकोलॉजिकल ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस। बात दोनों एक है। इसकी जो वर्ष आई है इस्टेब्लिश जो की गई है सन 1980 के दौर में ये किया गया था। नाम आता है कैरेल बी जर्मेन। एक विद्वान का और नाम आता है, उसका नाम है एलेक्स गिटरमैन। एलेक्स गिटरमैन, नोट कर लीजिएगा इस विद्वान के बारे में भी थोड़ा सा, इंपॉर्टेंट पर्सन है। अच्छा, एक और चीज, गिटरमैन, एलेक्स गिटरमैन, एक और नाम एलेक्स गिटरमैन के साथ साथ एक नाम आया था मार्टिन ब्लूम। मार्टिन ब्लूम और कैरेल बी जर्मेन कैरेल बी जर्मेन, जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल इन्वायरमेंट। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग अपने कॉपी पर मेंशन कर लीजिए सभी लोग और यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ह्यूमन बिहेवियर इन द सोशल इन्वायरमेंट। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये पब्लिश की गई थी सन 1999 में, 1999। दो बातें याद हो गई, भूलोगे तो नहीं भाई? शुक्ला जी याद कर लो। हाँ, दो बातें। तीसरी बात है, ये किनकी है? ये उन्हीं का है जो ये नाम आया है, कैरेल बी जर्मेन। कैरेल बी जर्मेन, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया द लाइफ। नोट करते रहिएगा कॉपी पर आप सभी लोग। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 जी। सर, इसका भी सन बताया क्या आपने? हाँ, ये कौन सा सन? ये 1999, देखिए स्क्रीन पर भी देखिए आपके सामने, 27 मई 1999। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। बात कर लेते हैं वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के बारे में। देखिए, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर एक ऐसे विद्वान हैं, आप सभी लोग इनसे परिचित हैं। हाँ, ये जानते हैं कि समाज कार्य में जो प्रणालियाँ हैं, एक प्राथमिक प्रणाली है और एक द्वितीयक प्रणाली है। प्राथमिक प्रणाली को प्राइमरी सिस्टम बोला जाता है, द्वितीयक प्रणाली को हम लोग सेकेंडरी प्रणाली के नाम से देते हैं, इसी को शुद्ध हिंदी में। ठीक है। और दूसरी प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं? सहायक प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक प्रणाली। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने एक किताब लिखा, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर, सन 1955 में। याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर एक किताब आई, समाज कल्याण के परिचय के बारे में बताया था इसने, और वह किताब आई थी 1955 में। देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ आज की मेरी क्लास आप लोग 60% याद अगर हो जाता है तो समझ लीजिए कि समाज कार्य में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, है ना। एक एक चीज़ें आप समझने की कोशिश करिएगा, बस रिपीट करते रहिएगा, पेज को पलटते रहिएगा, देखते रहिएगा आप सभी लोग हमेशा। बात करते हैं मैरी रिचमंड के बारे में। आप जानते हैं एक ऐसे जी सर, वो इंट्रोडक्शन क्या है? वो इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण के परिचय। सर, इनका भी वाल्टर फ्रीडलैंडर है क्या? इन्हीं का पूरा नाम है वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर, इनका पूरा नाम है। अच्छा, आ जाइए। मैरी कब आई थी सर?
सर 1955 में देखिए, स्क्रीन पर भी देखते रहिए, मैं लिख भी रहा हूँ स्क्रीन पर, देखते रहिए। अच्छा, बी पे देखिए जरा, बी ऑप्शन पे कह रहा है मैरी रिचमंड, नाम है मैरी रिचमंड, आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कोई। डायग्नोसिस हाँ, वेरी गुड, सोशल डायग्नोसिस 1917। और व्हाट इज सोशल केस वर्क 1922। 1922 वेरी गुड, 1922 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आप लोगों ने अभी अभी एक एग्जाम में पेपर में देखा था, प्रश्न आया था, फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर, फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर, अ हैंडबुक फॉर चैरिटी वर्कर्स, सन 1899। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये भी उन्हीं की ही किताब है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। आप लोगों को बताओ, चाइल्ड मैरिज एक किताब आई थी, चाइल्ड मैरिज, बच्चों का विवाह, 1955 में आया था, ये इसी का किताब था, मैरी रिचमंड का ही था, मैरी रिचमंड का ही था, याद रखिएगा। परंतु ये ऊपर की जो 3 बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी किताबों का नाम चाइल्ड मैरिज 1955 में या 25 है? 1925, 25, गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, 25, गुड, 1925 हो जाता है। हाँ, एक्टिव रहिए। सर एक बार 1922 और 1899 की बुक रिपीट कर दीजिए। हाँ, 1822 जो है 1899 की जो बुक है मैम, उसको आप लिख लीजिए, फ्रेंडली विजिटिंग, मैं लिख दूँ कॉपी यहाँ पे स्क्रीन पर, फ्रेंडली विजिटिंग अमंग द पुअर, ठीक है, अमंग द पुअर, 1899, 1899। और ये 1899 को भी, ये किसकी है सर? वही मैरी रिचमंड की है मैडम, मैरी रिचमंड की, मैरी रिचमंड की, मैरी रिचमंड की बात कर रहा हूँ मैं। मैरी रिचमंड की देखो 1999 की बुक अगर हम बात करें, इसको भी आप लिख लीजिए, व्हाट इज सोशल केस वर्क, व्हाट इज सर सोशल, 1922 की होगी ना ये बात? हाँ 1922 की, सोशल वर्क, सोशल केस वर्क 1922। अच्छा, 1917 लिख लीजिए, मालूम होगा, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, सोशल डायग्नोसिस, चलो ठीक है, हो गया क्लियर। जी सर। फ्लोरेंस होलिस पे आ जाते हैं अब। फ्लोरेंस होलिस एक ऐसे विद्वान हैं, इन्होंने काफ़ी कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, और मैं आपको बता दूं इनका सबसे ज़्यादा जो फेमस रहा, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समाज कार्य को बताने वाला अगर कोई विद्वान था, फ्लोरेंस होलिस थे। और इनकी एक किताब आई थी, आप उसे नोट कर लीजिए, केस वर्क, केस वर्क आ साइको सोशल, आ साइको सोशल थेरेपी, क्या नाम है, थेरेपी, कब आई थी, 1965, 1965, चलो। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। और इन्होंने जब सोशल केस वर्क एक प्रैक्टिस किताब दिया था, सोशल केस वर्क प्रैक्टिस, आप ये लिख लीजिए कि सोशल केस वर्क इन प्रैक्टिस, उसमें उस किताब में छः केस का स्टडी किया गया था। उस बुक में 6 किताबों के बारे में यह स्टडीज़ की गई थी, और फ्लोरेंस के होलिस की किताब थी ये किसकी थी, फ्लोरेंस होलिस की किताब थी, याद रखिएगा सभी लोग। और ये भी किताब जो है उसी दौर में लाई गई थी जिसमें साइको सोशल थेरेपी लाई गई थी। 1939 ये 1939, हाँ 1939 बेसिकली वहाँ अगर आप बात करेंगे जो है फैमिली वेलफेयर की बात, तब फैमिली अगर वेलफेयर एसोसिएशन की बात करेंगे अमेरिका की, जहाँ उन्होंने चर्चा पर चर्चा करने की बात करते हैं स्टडी वगैरह के बारे में, तो आप उसको 1939 को लगाने की कोशिश करिएगा, हाँ, ठीक है, चलो जी जी 1965 को आप चुनाव करें।
नहीं, करेक्ट करिए, 64 मत करिए, 39 कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, 39 करेक्ट करिए, 39 यही सही है, यही सही है। सर कहाँ पे ये केसवर्क का साइको सोशल थेरेपी या फिर ये सोशल केसवर्क इन प्रैक्टिस, कहाँ पे 39 करेंगे प्रैक्टिस? मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो सोशल के जो केशवर का साइको सोशल थेरेपी थी, ये आप लगाइए 1964, है ना, ये 1964 लगाइए। और जो सोशल केस वर्क इन प्रैक्टिस है, जो सोशल केस वर्क इन प्रैक्टिस है, वो 6 केस स्टडी करिए, 6 केस स्टडी करिए, और उस वहाँ पे आप लिख लीजिए 1939, बस हो गया फ्लोरेंस पुलिस का। चल, क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ ले, फिर बताओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने और कुछ इस तरीके से है, जो आप देख सकते हैं। आपसे ये बोला जा रहा है कि माध्य के यक्ष के सभी मूल्यों के अंतर का जोड़ है। कहने का तात्पर्य कि सम ऑफ द डिवीजन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम द मीन क्या है, द मीन क्या है, क्या न्यूनतम है, शून्य है, 1 है, अधिकतम है, क्या कहना उचित समझेंगे? अधिकतम होगा सर, वैसे तो ये क्वेश्चन सर अधूरा है ना। कैसे बताएं? तो थोड़ा सा पहले आप सवाल का जवाब दें, अगर अधूरा लग रहा है तो कैसे, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मेरा सवाल ये है कि मध्य से जो माध्य है, माध्य से यक्ष के सभी मूल्यों का अंतर का जो जोड़ होगा, सभी मूल्यों का जो जोड़ होगा, अंतर का जो जोड़ होगा, वो क्या होगा? शून्य होगा, न्यूनतम होगा, अधिकतम होगा, या 1 होगा? अधिकतम। माध्य से यक्ष के सभी मूल्यों के अंतर का जोड़ है 0। जो आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे बेसिकली आप अच्छे तरीके से परिचित हैं और आप जानते हैं कि दिए गए समूह के मध्य और माध्यिका का जब हम अंतर निकालते हैं ऐसी कंडीशन पर, तो हमें विभिन्न प्रकार के सिस्टमों से या एक नियम से गुजरना पड़ता है। क्योंकि हम जब मीडियन निकालते हैं, हमारे सामने कुछ सम वैल्यूज़ होती हैं, तो हम n+1 करते हैं। बात को समझिएगा अच्छे से। और इस तरीके से हम उसको जो है आरोही और अवरोही क्रम में दर्शाते हैं, और फिर जाके हम निकालते हैं इसके माध्यिका के बारे में। और जब हमारे सामने, हाँ सर ये x क्या माध्यिका को लिया है? नहीं, यक्ष माध्यिका की नहीं है बात, यहाँ पे यक्ष जो है समांतर माध्य है। परंतु अगर से x के मूल्य पूछ रहे हैं ना। हाँ, अगर जैसे यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया, अगर देखो मैं बता दूँ आपको, यहाँ अगर मैं बार लगा देता तो 2 बातें एक बराबर हो जाती। अगर मैं बात लगा देता यहाँ पे, दोनों सिमिलर है, या तो मैं माध्य कह लूँ या तो मैं इस तरीके से यक्ष पे बार लगा दूँ। क्या आप सहमत है? बात दोनों एक है। हाँ, परंतु यहाँ पे ये यक्ष ना बार ना लगा के केवल यक्ष लगाया है, क्योंकि यहाँ से पूछा है कि यक्ष के सभी मूल्यों के अंतर का क्या। तो मैं आपको बताऊँ, पदों, जब हम यक्ष बार निकालते हैं तो हमारे सामने मदों के मूल्यों का योग होता है, अपॉन में हम लोग जो पद दिए होते हैं उन पदों की संख्या होती है। यस या नो? हाँ हाँ। तो ऐसी कंडीशन पे मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी बात को समझ लीजिए। ये एक इजी कैलकुलेशन होता है और ये समझने के लिए अति सुगम होता है, और वेरिएबल के सभी मानों को जब बराबर महत्व दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन पे जो अंतर होता है वो 0 होता है। फिर से बोलना चाहूँगा कि वेरिएबल के सभी मानों को बराबर जब महत्व दिया जाएगा तो ऐसी कंडीशन पर माध्य का जो x होता है, जहाँ पे x एक डिजिट है, काल्पनिक डिजिट है, अज्यूम किया गया है, तो सभी मूल्यों का जो अंतर होता है वो जोड़ के बराबर में वहाँ पे 0 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर होगा। और श्रेणी को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ऐसी भी रूपों से गणना करना हमें प्राप्त हो जाता है उत्तर। सॉरी, उत्तर जो होता है वो स्थिर होता है। क्या कह रहे हैं? अर्थमेटिक मीन की बात तो नहीं हो रही है। अर्थमेटिक मीन ही बात कर रहा। अर्थमेटिक मीन आपका समांतर माध्य ही कहलाता है, और माध्य, समांतर माध्य और औसत अर्थमेटिक मीन, ये तीनों बात एक ही है मैडम। हाँ,
वही है, सिमिलर वही है, सब सर कुछ वही। वैसे जब सीरीज दी जाती है ना, तो बाद से जब एक्स के सारे मूल्यों के जो अंतर का जोड़ करते हैं तो प्रसरण प्राप्त होता है, बस बाद में वर्गों का प्रसरण, वर्गों का बोलो तो वो हाँ हाँ मानक वर्गों का। विचलन होगा, ना कि माध्य हाँ का, वो मानक विचलन होगा। ठीक है सर, समझ गए। वर्गों का प्रसरण होगा तो वो मानक विचलन होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा शून्य। आप एक बात याद रखिए मेरा, कि जब भी समांतर माध्य पूछे और आप बता दो समांतर माध्य, माध्य माध्यिका, सॉरी माध्य एवरेज, अर्थमेटिक माध्य, अंकगणितीय माध्य, ये सैंपल की केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप है। सैंपल की केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप है मीन, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे कंडीशन पे चरों के सभी मानों को बराबर महत्व दिया जाता है, और तभी आप सभी वेरिएबल को बराबर महत्व देंगे जब आप किसी माध्य के यक्ष जो काल्पनिक या जो अजोम आपने वैल्यू किया है उसका अंतर का जोड़ निकाल रहे हैं। एक वर्गमूल बनाते हैं जोड़ का वर्गमूल कैसे बनता है पता है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इनको जोड़ो और डिवाइड करो तो आएगा कितना 15, और यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 35, और x का स्क्वायर निकालते हो तो ये आपने क्या निकाल रहे हो? काई स्क्वायर, और काई स्क्वायर एक प्रकार का रिप्रेजेंट करेगा मानक विचलन को, स्टैंडर्ड डिवीज़न, और ये बनता है स्क्वायर से यहाँ से 15 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 15 का आएगा 225, और 25 के आएगा 625, 35 के आएगा 1225, ये निकल रहा है आपका, ये वर्गमूल, ये मानक विचलन है। बात को समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न सरल है, केवल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए कहाँ क्या लग रहा है, बस है ना, बस इतना ही चीज़ आप ध्यान रख लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि समान भूमिका की विरोधाभासी मांग को क्या कहते हैं? क्या कहना उचित समझेंगे? संघर्ष, भूमिका संघर्ष। ओके। समान भूमिका की विरोधाभासी मांग को कहा जाता है। आप लोगों का जवाब आया है भूमिका संघर्ष। यस, आपको तो मांग का नियम जानते हो? कितने लोग मांग का नियम जानते हो? हेनरी मुरे। ओके, देखिए यहाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ जो सबसे सही इस प्रश्न का जवाब होगा ना, विरोधाभासी मांग का, विरोधाभासी है मांग का। ये बेसिकली अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, ऐसा भी मत सोचिएगा कि आप अर्थशास्त्र कहीं पढ़ रहे हो, है ना, ये नहीं, अर्थशास्त्र नहीं। मैं आपको विरोधाभासी मांग को कहा जाएगा समान में तो भूमिका तनाव, स्ट्रेस, रोल स्ट्रेस बोलेंगे उसको। बात को समझिए। अब आपसे अगर मैं बात करूं, रोल स्ट्रेस होता क्या है, ये अगर पहली बार कोई विद्वान इसके बारे में डिफाइन करने वाला था तो उसका नाम था कोहेन। उसने भूमिका तनाव की बात की है, और उसी भूमिका तनाव में इसने इस तरीके से परिभाषित किया भी है कि समान भूमिकाओं की विरोधाभासी मांग कहलाती है। जब वे सीखने में असमर्थ होते हैं तो व्यक्तियों का सामना होता है, वही एक प्रकार का रोल स्ट्रेस होता है, वही भूमिका संघर्ष होता है, वही विरोधाभासी मांग होता है। ये विद्वान का नाम याद रखिएगा, कोहन। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आप लोगों को? कोहन, देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे लिखा हो कोहन। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, मनोभ्रम, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल। आप इसको जो कई शब्दों में अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से ना, तो कई जगह इसको एक पागलपन जैसा शब्दों को रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पर, है ना, ऐसे में इसको। और हाँ, आप मति भ्रम कहें और इल्यूज़न भी कहें तो भी आपका सही रहेगा।
है ना, ऐसे में हाँ ये भी सही रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे मति भ्रम को परिपेक्ष को, क्योंकि मति भ्रम से दिया गया प्रश्न है ना। तो ये एक ऐसा शब्द है डिमेंशिया जो दिमाग की क्षमता को निरंतर कम करना। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर हम बात कर रहे हैं दिमाग की क्षमता, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिमाग की बातें इन चारों में से ऑप्शन में देखेंगे तो क्या तंत्रिका तंत्र की भूमिका नहीं आती है वहाँ पे, जहाँ पे स्मृति, सोच, आचरण, मनोभाव इत्यादि चीज़ों को प्रभावित होता है वो। मैं आपको बता दूं कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ तक कि जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। अगर इसमें डैमेज होती है रीढ़ की हड्डी में भी, तो वो भी आपका टच है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, वो टच है। मैं आपको बता दूं कि अगर मांसपेशीय क्षरण भी होता है तो भी वो आपके माइंड से टच है। मैं आपको बता दूं कि प्रमस्तकीय पक्षाघात, जिसको आप लोग सेरेब्रल पॉलिसी बोलते हो, वो भी आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से टच है। और आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो पहला है ना, यही सही है। और यहाँ पे मनोभ्रम जो है तंत्रिका मन चिकित्सा समस्या है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब है आपका। डिमेंशिया कहा जाता है। मतिभ्रम एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इंसान अपनी भावनाओं का नियंत्रण नहीं कर पाता है, और यह जन्मजात समाज द्वारा बनाई गई अवस्था होती है। मैं आपको बता दूं, एक होता है व्यक्ति, जैसे जन्म लेने के बाद क्या होता है उसके दिमाग पर असर पड़ता है, तो आप लोग उसको बोल देते हो कि ये व्यक्ति जो है मंद बुद्धि का हो गया है, एक प्रकार से पागल हो गया है जन्म के बाद। तो वो कंडीशन है, वो बच्चा ठीक भी हो सकता है, वो व्यक्ति ठीक भी हो सकता है। परंतु अगर मैं आईडी की बात करूं, जिसको एमआर कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपके मन में एक विचार आता है, ये एक कंडीशन है। और ये प्रश्न यूजीसी में आ चुका है। कितने लोगों ने देखा ये प्रश्न? एक दशा है देखा। अरे भाई क्यों नहीं बोलते? नहीं देखा? मतलब मैं आप लोगों से बार बार बोलूं तो आप एक बार बोलोगे, मतलब बोलने में भी देखिए इतना आप लोगों की मेहनत लगती है। अरे बोलना सीखो, बोलना सीखो आप लोग हैं। तो यहाँ पे सही जवाब आपका यही करेक्ट हो जाएगा। जो मेंटल रिटार्डेशन है, मानसिक मंदता जो है एक कंडीशन है, ना कि एक बीमारी है। और क्वेश्चन में आया हुआ था कि मानसिक मंदता क्या था, कंडीशन लिखा हुआ था, दशा, वही जवाब सही था, स्थिति इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, और ये प्रश्न देखिए समाज कार्यकर्ता को दे दिया है, और बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे में तो आप लोग जो है जागरूक रहें। बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, शायद कुछ बच्चे जानते होंगे मेरे, महाराष्ट्र के वो स्टूडेंट थे, उनका नाम था निखिल थे। उन्होंने समाज कार्य में जितने अवेयरनेस से संबंधित था, 2018 का पेपर दे रहे थे वो, तो उस समय उन्होंने पूरा जागरूकता के मतलब सारा सोशल वर्क के अवेयरनेस से ले लिया था। और बहुत कम प्रश्न उनको मिले देखने को, है ना, एग्ज़ाम में। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग अब अवेयरनेस से एक प्रश्न आ गया तो आप इसी से पूछें, याद करें सारा, ऐसा मत करिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो सामाजिक कार्यकर्ता और मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित श्री दीप जोशी का संबंध किससे था, किससे है? हाँ, जनजाति कल्याण। अरे वाह! तो दीप जोशी भारत के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये जानते हैं आप सभी लोग, जिन्हें सन 2009 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस बात से सहमत होंगे आप सभी लोग, और रहना भी होगा आप लोगों को, है ना। और ये मिस्टर दीप जोशी इज़ द बेस्ट एसोसिएटेड थे विथ ट्रिबल वेलफेयर के। और ये याद रखिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबके लिए। मैं स्टार लगा देता हूँ ऐसे प्रश्नों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इधर आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी संस्कृति के मानकों के अनुसार दूसरी संस्कृति का मूल्यांकन करना है, तो बताइए क्या कहलाएगा? भौतिकी, नृजातीय और गैर भौतिक, या अज्ञात जाति केंद्रित? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आप बता रहे हैं नृजाति केंद्रिता, है ना, यही सही जवाब है।
है ना, यही सही जवाब है। मैं आपको बता दूं कि अपनी संस्कृति के मानकों के अनुसार दूसरी संस्कृति का जब मूल्यांकन करना होता है तो वो नृजाति केंद्रिता कहलाती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा, केंद्र जाति नृजाति केंद्रिता, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। अच्छा, आप में से जरा कोई बताना चाहेगा मुझे भौतिक संस्कृति क्या होती है? भौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति में मानव निर्मित वस्तुएं आती है ना, जैसे औजार, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, भवन, बांध, सड़क, पुल शामिल किए गए हैं ना। करेक्ट। अच्छा, आप जरा मुझे बताएं यहाँ पर गैर भौतिक संस्कृति। मूल होते हैं, वैल्यूज होते हैं, हाँ प्रथाएं जो कल्चर। थोड़ा सा एक बार आप लोग ना रुक जाइए, 1 मिनट बस। मैं कह रहा था कि भौतिक, देखिए यहाँ पे दोनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं बताऊँ आपको, भौतिक संस्कृति में ऐसी चीज़ें शामिल है जिसका भौतिक अस्तित्व है और वह स्वयं मनुष्य द्वारा बनाई गई है, उसको भौतिक संस्कृति बोलेंगे। और गैर भौतिक संस्कृति एक समुदाय और एक मूल्य, एक मानदंड और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है और इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, इसे हम लोग गैर भौतिक संस्कृति बोलते हैं, है ना। तो गैर भौतिक संस्कृति और भौतिक वस्तुओं में प्रत्यारोपण की जाती है जो विशेष समुदाय में मूल्य प्रणालियों को प्रतिनिधित्व करती है, तो वो बेसिकली भौतिक संस्कृति और गैर भौतिक संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। बात करते हैं अगर हम लोग अज्ञात जाति केंद्रिता, तो क्या कहना उचित समझेंगे आप लोग? किसी अन्य जाति की संस्कृति के किसी का। ओके, हाँ, एक प्रकार से आप यहाँ पे इस चीज़ को आप बोल सकते हो अज्ञात जाति। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सही रहेगा, आप ऐसा बोल सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक शाखा गणतंत्र में, शाखा मतलब याकूत होता है। याकूत द्वारा जो है बोली जाने वाली एक भाषा है तुर्की भाषा, है ना, तुर्की भाषा है। तो यहाँ पे जो है एक भाषा बोली जाती है मंगोली भाषा भी। तो आप ये कह लीजिए कि 1/3 मंगोली भाषाओं से 1/3 साइबेरिया में पहले बसने वाली किसी अज्ञात जाति की भाषा से जिसे याकूत, जिसे शाखा में जगह मिल गई, तो ये एक प्रकार से अज्ञात जाति केंद्रिता, जो हमें ज्ञात ही ना हो उसको रिप्रेजेंट कर देता है अज्ञात, है ना। तो मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से लिया है वहाँ से, है ना। तो यहाँ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 7 के बारे में, कहता है कि निम्नलिखित में से शहरी समुदाय की मुख्य विशेषता आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। 7 हाँ ऑप्शन डी। ठीक है, अज्ञातता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ शहरी समुदाय की विशेषता की बात हो रही थी, और जब बात हम शहरी समुदाय की करते हैं तो हमारे सामने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी देखने को मिल जाते हैं। और आप याद रखिएगा सभी लोग, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। एक बड़ा आकार के रूप में हम इसको देखते हैं। अच्छा, शहरी समुदाय कहते हैं किसको है, आप ये भी समझ लीजिए एक बार। नगर वह स्थान है, नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है, जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे से या एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, है ना। सही है, बोलिए। ये नगर हो गया। अब इसी अब सुनिए, इसी नगर समुदाय की विशेषता बताई गई कि भाई एक जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जा सकता है। एग्ज़ाम में देखो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग अगर अधिक घनत्व की बात करेगा तो आप विशेषता मान लीजिएगा।
विभिन्न संस्कृतियों की केंद्रता की बात करते हैं अगर हम लोग। अच्छा, आप जानते हैं कि नगर समुदाय में औपचारिक संबंध तो भाई बहुमूल्य होता है। देखा यह भी जाता है कि सदस्यों का व्यस्त जीवन उनकी व्यक्तिगत निर्भरता के कारण है उनका आपसी संबंध औपचारिक रहता है, तो उसके परस्पर संबंधों का कानूनन से नियमन होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि समुदाय के सदस्यों के संबंध घनिष्ठ नहीं पाए जाते हैं, घनिष्ठ नहीं, तो यह औपचारिक संबंध होता है। अंधविश्वासों में कमी होती है। नगरीय समुदाय के विकास के साधन में सुविधाओं में उपलब्धता के साथ साथ शिक्षा और सामाजिक बोध, बोध का मतलब क्या होता है नेहा? ज्ञान, समझ, ज्ञान, वेरी गुड, ग्रामीण समुदाय में अधिक पाया जाता है। और यह स्पष्ट होता है कि लोगों को पुराने अंधविश्वास और रूढ़ियों को कम विश्वास होना, तो वो बेसिकली आपको बताता है कहीं ना कहीं अंधविश्वासों की कमी भी पाई जाती है, और ये भी एक प्रकार के शहर समुदाय की विशेषता हो जाएगी। अच्छा, आवास की समस्या भी होती है। कारण है भाई कि जनसंख्या जब जहाँ अधिक घनत्व है सॉरी, तो भाई अंधविश्वास जो है आवास की समस्या पाई जाएगी। तो रेल की पटरी हो गई, ट्रेन हो गए, जहाँ पे बस अड्डे हैं, है ना, चौक है, वहाँ पे लोग सोते हैं। अच्छा, वर्ग अतिवाद पाया जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये होता क्या है, कौन बताएगा? बताइए कुणाल सर। जाति व्यवस्था वगैरह ज्यादा मानते हैं ना। देखो यहाँ शहरी में नहीं होता वर्ग अतिवाद। हाँ, हाँ सर, ये परिस्थिति वगैरह क्लास नहीं, क्लास की बात करते हैं, क्लास होता है शहरी समुदायों में, क्लास पाया जाता है। देखिए मैं बताता हूँ, नगरीय समुदाय में जब हम बात करते हैं या शहरी समुदाय में जब हम बात करते हैं, तो अमीरों में अमीर और गरीबों में गरीब वर्ग के लोग पाए जाते हैं, है ना। अर्थात आप ये कह सकते हो कि भव्य कोठियों में रहने वाले, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले अमीर लोग, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मकानों के अभाव में गरीब और कमज़ोर सड़क की पटरियों पे सोने वाले, भरपेट भोजन ना नसीब होने वाले लोगों भी निवास करते हैं वहाँ पे, है ना। यही तो कारण है कि अच्छे से पढ़े लिखे व्यवहार कुशल भी लोग मिलेंगे आपको। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ निम्न स्तर के लोग, धोखाधड़ी करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे। तो ये वर्ग अतिवाद मिल रहा है। एक तरफ आपने धोखाधड़ी को रखा, एक तरफ पढ़े लिखे लोगों के व्यवहार कुशल लोग मिले, और दूसरी तरफ आप अमीर और गरीब भी देखने को मिले। एक तरफ भव्य कोठी बनी हुए, दूसरी तरफ उनके पास रहने के लिए मकान ही नहीं है। वो बना आपका वर्ग अतिवाद। समझ में आ गया? याद रखिए, अधिक से अधिक अमीर मिलेंगे और अधिक से अधिक गरीब। वही बात तो बोल रहा हूँ, वही चीज़। अच्छा, बात करते हैं श्रम विभाजन, है ना। श्रम विभाजन की बात कर ले। आप जानते होंगे कि ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक लोग क्या करते हैं, कृषि पर निवास करते हैं, सही है। और नगर के लोग व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, अध्ययन करेंगे आदि, लोग अपने जीवन निर्वाह इस तरीके से करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, श्रम विभाजन हो गया। अच्छा, एकाकी परिवार, मियाँ बीवी और उसके बच्चे, उसको बोलते हैं एकाकी परिवार, है कि नहीं? सही बात है। जी सर। तो आप ये बात कह सकते हो कि ये उच्च जीवन स्तर की जो आकांक्षाएं होती हैं वो बेसिकली आप देखेंगे शहर में। संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी वहन करना कठिन साबित हो सकता है शहर में। तो शहरी समुदाय में एकाकी परिवार जो है पाया जाता है। परिवार में लगभग स्त्री और पुरुषों की स्थिति जो है समानता बताई गई है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। धार्मिक लोगों की कमी होती है। अच्छा भाई, शहरी जीवन में व्याप्त जो भी शिक्षा है, जो भी भौतिकवाद है, धार्मिक पूजा पाठ है, कर्मकांड है, इनसे बड़ा दूर रहते हैं। धर्म को बहुत कम मानते हैं ये लोग, है कि नहीं। अच्छा, सामाजिक गतिशीलता की बात कर लें। शहरी जीवन में अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती है। जहाँ गांव का जीवन शांत समुद्र की तरह होता है, वहीं शहर का जीवन एक उबाल खाते पानी जैसा होता है। बात सही है कि नहीं भाई? शहर, अभी गांव में चले जाइए, लोग कहते हैं नहीं, अगर बीमार रहता है कोई व्यक्ति शहर के, तो कहते हैं गांव चले जाओ, गांव ठीक हो जाओगे, अच्छे वातावरण मिलेगा, ठीक ठाक हो जाओगे। तो यही तो कारण है कि गांव का जीवन जो है शांत समुद्र की तरह होता है, और शहर का जो जीवन है वो उबाल खाते पानी जैसा है ना। बात करते हैं राजनीतिक लगाव की बात। तो नगरीय शहर में बढ़ती शिक्षा, गतिशीलता, परिवर्तित जो सभ्यता है, जो राजनीतिक क्षेत्र हैं, वो रुचि बढ़ा देती है। तो अपने अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक गतिविधियों में ज्ञान लेने लगते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र का जो झुकाव है वो शहर की है।
अज्ञानता, यहाँ पे आप किसी और चीज़ की रिप्रेजेंट ना करें अज्ञानता को। जैसे कहने का मतलब संस्कृति जो है, यहाँ पे मिक्स संस्कृति है तो एक जुटता कम है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है अज्ञानता। किसी बच्चे ने मेरे से भी पूछा था, तो अज्ञानता उस चीज़ को लिया गया। जागरूकता तो भाई गांव में भी आजकल है, शहर में भी है। अज्ञानता, झुकाव शहर में कम है, और ये बात सत्य है, वही अज्ञानता को रिप्रेजेंट करता है। और व्यवसाय की बात अगर हम लोग करते हैं आपसे, तो बेसिकली आपको बताओ जो श्रम विभाजन है वो गौड़ और तृतीयक व्यवसाय की बहुलता की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी किसी बच्चे ने बताया था, यहाँ पर 1 2 3 4 यही ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक व्यक्ति कार्य का परिकल्पना नहीं है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। और आपसे कह रहा है कि विच वन इज़ नॉट, एक प्रकार से यहाँ पे परिकल्पना करने का मतलब अज्यूमिंग या हाइपोथेसिस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप एक प्रकार से, या अज्यूम कह लीजिए, सबसे बेटर रहेगा अज्यूम। और अज्यूम ऑफ सोशल केस वर्क, डी आ सकता है। अच्छा, 8 में आप लोगों का जवाब झुकाव डी की तरफ जा रहा है। चलो हम पढ़ते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि चलो मैं आपसे पढ़ता हूँ, प्रश्न पढ़ता हूँ, मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, आप समझिए कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य सोशल केस वर्क की परिकल्पना की बात कर रहा है। परिकल्पना का मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश अज्यूम से ली गई है। मतलब नहीं कि कल्पना कर रहे हो आप, परिकल्पना कर रहे हो आप, तो अज्यूम से मान ले रहे हो। क्या प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, ये तो है, प्रश्न है नहीं में, तो ये तो होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, ये भी सत्य बात है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, हर एक व्यक्ति में इंडिविजुअलाइजेशन देखने को मिलता है, व्यक्तिकरण देखने को मिलता है। यही तो रीज़न है कि प्रत्येक व्यक्ति को बदला भी है। आपको बता दो, जे बी वॉटसन एक ऐसे विद्वान हैं, इन्होंने एक बात बोली थी, कहा था कि मुझे बच्चा जो है कोरा कागज़ की तरह होता है, मुझे बच्चे को दीजिए और आप जो कहोगे मैं वो बना दूंगा। ऐसा स्टेटमेंट किस विद्वान ने कहा था? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, जे बी वॉटसन ने कहा था। हाँ, आप उसे जैसा भी व्यक्ति दोगे वैसा बना के वो आपको दे देगा, ये जे बी वॉटसन का स्टेटमेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ कार्य होता है, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, 110% है, ये सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कार्य होते हैं, ऑप्शन ये भी सत्य है। परंतु जब हम बात करते हैं कि केस वर्क की परिकल्पना नहीं कर सकते, तो प्रत्येक व्यक्ति एक कलाकार होता है। भाई कोई देखो, हर एक व्यक्ति के अंदर एक एबिलिटी पाई जाती है, ये बात सत्य है ना, ये बात सत्य है। आपके अंदर सोशल वर्कर की एबिलिटी है, आप सोशल वर्कर काम करते हो, आप म्यूज़िक, आप सॉन्ग करते हो, डांस करते हो, है ना, आप ड्राइंग बनाते हो, है ना, आपके अंदर वो कला है ना, वो कला है। अगर कला कहता तो मैं सही मानता, लेकिन हाँ, प्रत्येक व्यक्ति कलाकार होता है ऐसा कहना उचित नहीं होगा, है ना, राइट? हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए शुक्ला साहब, ये प्रश्न आपके सामने, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग में कामबंदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न बहुत बढ़िया है। 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम था, आप मुझे जरा बताएं कौन सा सही नहीं? ऑप्शन डी सर, कर्मचारी उपस्थिति नामावली का होना आवश्यक तो होगा ना सर? नहीं बता रहे हो, बताइए सभी लोग डी। फिर सर डी लग रहा है सर। चलो अच्छा, जानते हो कामबंदी क्या होता है? औद्योगिक विवाद अधिनियम में कामबंदी, ओके, देखिए आप इस बात से भलीभांति तरीके से परिचित हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जिसमें नियोजकों के लिए कुछ कार्य बताए गए, और कामबंदी अथवा किसी श्रमिक की छटनी और इकाई को बंद करने के लिए पहले सरकार से पूर्व अनुमति ले। तो इसके अंतर्गत जो है श्रमिक और जो है एक शासक होता है और एक शासित होता है, यानी एक लेबर होता है और एक मालिक होता है कि नहीं? तो दोनों लोग होते हैं। ऐसी कंडीशन पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कामबंदी रोजगार देने से इनकार करना होगा, सही बात है। दूसरी बात ये करें, कामबंदी मशीनरों की खराबी के कारण हो सकती है, ठीक है।
तीसरी बात अगर हम करें, कामबंदी प्राकृतिक आपदा के कारण भी हो सकता है, बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कामबंदी के लिए किसी कर्मचारी की उपस्थिति नामावली में होना आवश्यक नहीं है, ये तो कहना उचित नहीं है कि नहीं, गलत हो जाएगा ऐसी कंडीशन पर। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि कामबंदी के बारे में आप स्टेटमेंट को गलत कहें, यहाँ पर डी को, राइट, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, डी वाला। प्रश्न बहुत सरल था, प्रश्न को केवल पढ़ें और कुछ है नहीं प्रश्न में, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्न में ही उत्तर है, ये बात आप सब लोग भली भांति तरीके से जानते हो, इसलिए ढूंढने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दुर्खिम, इस्माइल दुर्खिम एक ऐसा विद्वान है सोशल वर्क में, हालांकि समाजशास्त्र का विद्वान है ये, लेकिन सोशल वर्क में भी अपना परचम लहराया है इसने। तो याद रखिएगा, जो है इस्माइल दुर्खिम ने मानव एजेंसी को निम्नलिखित द्वारा बाधित किया गया है, क्या राजनीतिक सक्रियता या सामाजिक ढांचा या आर्थिक संसाधन या अन्य कर्ताओं की एजेंसी द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 सभी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं सामाजिक ढांचा के बारे में, ठीक है। दुर्खिम के अनुसार मानव एजेंसी सामाजिक ढांचा द्वारा एक प्रकार से बाधित किया जाता है। मैं आपको बता दूं, इस्माइल दुर्खिम ने हालांकि श्रम का विभाजन का सिद्धांत दिया था और सामाजिक एकता का भी सिद्धांत दिया है, ये आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं इसके बारे में, इस्माइल दुर्खिम के बारे में। और यहाँ तक कि यांत्रिक एकता भी कहा जाता है, यांत्रिक एकता के बारे में भी जो है इसी का स्टेटमेंट आता है इस्माइल दुर्खिम के बारे में। और आप लोगों को मैंने पढ़ाया है एक और चीज़, सावयवी एकता के बारे में। जो सावयवी एकता भी है, इसकी भी भूमिका एक औद्योगिकीकृत और जटिल समाजों में पाई जाती है। इसका समाज से संबंध औपचारिक होता है, यहाँ विभिन्नता का समाज होता है, तो श्रम विभाजन का आधार विशेषीकरण और विशेष योग्यता, क्षमता, कुशलता आदि हो जाते हैं। यही वजह है कि सावयवी एकता भी हमें देखने को कहीं न कहीं मिली थी। दुर्खिम का मानना भी था कि समाज का स्वरूप तीव्रता से परिवर्तित होता रहता है, और ये बात याद रखिएगा, ये परिभाषा के रूप में आता है। जैसे आप लोगों ने एक विद्वान का नाम पढ़ा होगा, आपको भली भांति तरीके से मालूम भी होगा कि समाज और व्यक्ति एक दोनों जो है अनुसृत होता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? हैमिल्टन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और उसी तरीके से समाज का स्वरूप तीव्रता से परिवर्तित होता है, ये बात भी दुर्खिम का है, याद रखिएगा। समग्र प्रतिदर्श का एक लघुत्तर भाग होता है, ये बात भी याद रखिएगा। प्रतिदर्श में जहाँ पे गुड एंड हार्ट का नाम आता है, गुड एंड हार्ट का नाम आता है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। बात अगर हम करते हैं आगे, तो यहाँ पे जो सामाजिक ढांचा है ये मानव एजेंसी के द्वारा बाधित किया जाता है, ऐसी बात कहने वाला कोई विद्वान था तो इस्माइल दुर्खिम था। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जवाब है, बी ही आपका करेक्ट जवाब है, इसको आप याद रखेंगे सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में प्रजनन, बात को आप सभी लोग ध्यान सुनने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? अच्छा, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1997 में। आपको मैं बता दूं कि ये बेसिकली जो है प्रजनन और बाल स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम रखा गया था, वंचित समूह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर पहुंच और गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की स्थापना करना, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान करने में असमर्थता के कारण किसी को भी सेवाओं से वंचित नहीं किया जाता है, और सेवा का बेहतर और न्याय संगत, ध्यान को समझिएगा, सेवा को बेहतर और न्याय संगत उपयोग को सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। तो RCH, जिसको आप लोग क्या नाम देते हो, प्रजनन बाल स्वास्थ्य, इसकी शुरुआत 1997 में
बेसिकली जब हम बात करते हैं कि समस्याओं और स्वास्थ्य आवश्यकताओं से निपटने के लिए, तो भारत ने दिनांक 7 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ किया था। एक लाइन इसके परिप्रेक्ष्य में याद रख लीजिएगा सभी लोग। लिख रहे हो ना सभी लोग? बता रहा हूँ आज का पेपर केवल आप लोग क्या करिए कि पेपर जैसे ही मैं करवा के समाप्त कर दूँ, एक बार ज़रूर आप लोगों ने जो नोट किया है एक बार ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा, भूलेगा नहीं। या आपके हित के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात, इसका आरंभ तो 7 जनवरी 2014। बाकी तो आपको जी किशोर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ उस पे। यहाँ तो प्रजनन जो देखो, यहाँ पे प्रजनन, ये प्रश्न दूसरा, ये प्रश्न दूसरा, ये मैंने दूसरा प्रश्न बताया आपको। ये जो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करना और पूरे भारत में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्राथमिक मिशनों में से एक माना गया था। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम देश में वर्ष 1997 में शुरू किया गया ताकि महिलाओं को प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करना और सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया जा सके। हालांकि कार्यक्रम की जो आरंभ की बात मैं करूं तो वह 1994 था। देखिए एक बात ध्यान रखिए, आरंभ और प्रारंभ कितने लोग जानते हो? प्रारंभ बिल्कुल इनिशियल होता है। इनिशियल नहीं, देखो जैसे अगर मैंने कहा, देखो ये आरंभ 1994 का है, प्रारंभ 1997 का है। समझ में आया? अब आरंभ किसी चीज़ को 1994 में किया जाता है, बेगन शुरुआत का, और प्रारंभ जैसे मैंने क्लास अभी अगर मैं अभी क्लास स्टार्ट कर लूँ यूजीसी का नया बैच, तो वहाँ पे मैं नए बैच में आरंभ बोलूँगा, और आप लोगों की क्लास जब स्टार्ट करूँगा, मतलब आज क्लास छोड़ के दूसरा दिन यानी कल पढ़ाऊँगा, तो मैं उसको प्रारंभ बोल सकता हूँ, ना कि आरंभ बोलूँगा। मैं क्या बोल सकता हूँ? उसको प्रारंभ बोल सकता हूँ, है ना। तो ये और आरंभ और प्रारंभ ये अंतर है आपको, ठीक है, याद रखिए। तो हालांकि इसकी कार्यक्रम की जो शुरुआत था, जो आरंभ था 1994 में आयोजित जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार की गई थी। तो उसके बाद में इसके जो है इस परिवर्तन आया, इसमें लाया गया कि शिशु रुग्णता मृत्यु दर में कमी, किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और जब किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसमें था, और फिर उसके बाद इसको अलग कर दिया गया था। तो यहाँ पे 7 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को लाया गया था। और जिम्मेदार प्रजनन व्यवहार के माध्यम से जनसंख्या का स्त्रीकरण करना, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिला था। हालांकि परिवार नियोजन हो जाए, और आपने नाम सुना होगा STD, है ना, और एड्स का मैनेजमेंट करना और रोकथाम करना, ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिल जाता है इसके अंतर्गत। माताओं के लिए हो जाएगा यहाँ पे टीकाकरण हो जाएगा, जन्म अंतराल हो जाएगा, एनीमिया का रोकथाम हो जाएगा। माताओं के लिए प्रसव पूर्व की देखभाल हो जाएगी, मातृत्व जटिलताओं को शीघ्रता का पता लगाना हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल ये भी था। आगे बढ़िए, समझ में आ रहा है ना सभी को? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है इस समय। कह रहा है कि यह धारणा है कि पुरुष महिलाओं से ताकतवर होते हैं। ये देखिए, ऐसी बात सही है? निम्नलिखित में से क्या है? यह धारणा है कि पुरुष जो है महिलाओं से ताकतवर होते हैं, लेकिन आज के वर्तमान समय में उल्टा चल रहा है, महिलाएं ताकतवर हो गई हैं पुरुषों से, है कि नहीं? क्या होगी ये त्रुटि? भाई ये विश्वास है, हाँ ये विश्वास है, ये क्या है? विश्वास है, ये धारणा बन गया है। ये धारणा है कि पुरुष महिलाओं से ताकतवर होते हैं, ये विश्वास होगा, स्वीकृति नहीं। मानदंड एक नियम है, क्या ये सत्य है? नियम है, रूल है, यही है। अभी आपको बताऊं, समाज में ऐसे ऐसे हैं
WWE अगर आप देखते होंगे तो आप वहाँ पे भी मिल जाएंगे, है ना। तो ये मानदंड वहाँ पे आते हैं, है कि नहीं। तब फिर किस प्रकार से ताकतवर है वो आ जाएगा, उसको मानना ये एक प्रकार से विश्वास, ये प्रक्रिया आ जाएगी। क्या चीज़, हाँ प्रक्रिया वगैरह भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तुलनात्मक प्रक्रिया करेंगे तो फिर मापदंड निर्धारित करेंगे उस हिसाब से। हाँ, मानदंड सही नहीं होगा, मानदंड तो गलत है, मानदंड नियम को बताता है भाई, हाँ है ना, नियम बताता, औपचारिकता बताती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न आपके सामने है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा के अधीन विवादों को स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है। धारा 9 में कहा गया है, धारा 10, धारा 10 का या धारा 11। हाँ जी, ओके, सी के सभी तरफ बढ़ रहे हो, धारा 10 का काम है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 का है ना, और ये सही है। आपका जो धारा 10 है, 10 का जो का है, यही स्टेटमेंट आपका सही है, जिसमें आपको बताया गया है कि अधीन विवादों को स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है। धारा 10 के रूप में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो 10 है आपके सामने, ये आपसे कहता है कि ऐसे कर्मकार में कुछ होते हैं विवाद, और विवादों के अधिनिर्णयन के लिए अगर श्रम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करने का आवेदन करते, ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष रूप से, तो वो आपका धारा 10 होगा, वो आपका धारा 10 होगा, आपका धारा 10 होगा। परंतु यहाँ पे 10 का में आप ध्यान रखिए कि विवादों को स्वैच्छिक मध्यस्थता के अंतर्गत हम इसको मेंशन करेंगे, 10 के का में, 10 का में। धारा नंबर 9 आपको मालूम होना चाहिए। धारा 9 क्या आपसे बोलती है, क्या कहता है। अच्छा देखो, जो सुलह कार्यवाही है, सुलहाधिकारी है, नियंत्रण उद्योग है, न्यायालय है, नियोजक है, ये सारी क्रिया विधि इसी के अंतर्गत आ जाएगी। कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पता चले कि अलग अलग कुछ धाराएं बनाई गई हों इनके लिए, ऐसा कुछ नहीं। परंतु आप एक ही बात याद रखिए कि जो विवाद होंगे वो स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए भेजे जाएंगे, धारा 10 के का के अनुसार, धारा 10 के का के अनुसार। चला जरा बताइए धारा 9 क्या है। जी, अच्छा नहीं मालूम। देखिए यहाँ अगर हम आपसे बात करें धारा नंबर 9 के अकॉर्डिंग, तो इसके अंतर्गत कुछ बातें कही गई हैं बोर्ड के बारे में। बोर्ड आदि का जो गठन करने वाला आदेश होता है, जहाँ पे सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी व्यक्ति को बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में, या किसी श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, है ना, अधिकारों के रूप में नियुक्त करने के लिए किसी भी आदेश को किसी भी मामले में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ये बात जो है धारा नंबर 9 कहती है, धारा नंबर 9 कहती है, धारा नंबर 9 कहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, धारा नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है 11 के बारे में, ये आपसे क्या बताती है 11 जी, बोर्ड की, बोर्ड वगैरह की बात करना, बोर्ड, हाँ बोर्ड वगैरह का गठन करना। देखिए यहाँ सुलह अधिकारी बोर्ड की बात करता है धारा 11 में, सुलह अधिकारियों का बोर्ड, न्यायालय अधिकारियों का। नहीं, वो देखो, वो केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा एक बोर्ड था जो आपका 9वां आपको रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। धारा 9 जो बता रहा था वो आपको, वो गठित बोर्ड था आदेशों की अंतिमता को लेकर। मतलब एक प्रकार से ये कि बोर्ड में न्यायालय के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के बारे में बात कर रहा था वो बोर्ड 9। तो बोर्ड आदि का गठन करने वाले आदेशों की बात करता है ये 9 आपको। परंतु ये ऐसा आपको 11 में नहीं मिलेगा, 11 में आपको नहीं मिलेगा। 11 में आपको क्या मिलता है, हाँ वहाँ पे सुलह अधिकारियों का बोर्ड मिलता है, जहाँ पे न्यायालय और अधिकारियों की प्रक्रिया की और शक्ति की बात होती है, प्रक्रिया और शक्ति की बात होती है। बस कंफर्म याद रखिएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है
धारा 10 बताया तो अभी आपको, धारा 10 अभी तो मैंने आप लोगों से बताया, उसी के संबंध में था जहां मैंने आपसे बताया था कि मध्यस्थता के परिप्रेक्ष्य में था, परंतु एक ऐसा कर्मकार पे निर्देश करता था जहां पे विवाद के सुलह के लिए समुचित सरकार की सुलह अधिकारी का आवेदन करता था। धारा 10 में, धारा 10 में, ठीक है, विवादों के संदर्भ में था 10 का ए, जहां पे स्वैच्छिक मध्यस्थता के बारे में बात करता था। धारा 10 का ए, या आपके लिए 10 का भी बोल दीजिए, कोई बात नहीं है, बात एक ही है। धारा 25F काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है, इसी के अंतर्गत आता है। इसमें जो है छटनी की शर्तों का उल्लंघन, छटनी की शर्तों का उल्लंघन बकाये वेतन के पूर्ण भुगतान के साथ बहाली के लिए अपरिहार्य नहीं होगा, ये बात करता है 25F। छटनी की शर्तें, छटनी की सर ये प्रक्रिया शक्ति क्या बताया था? प्रक्रिया शक्ति सुलह अधिकारियों बोर्ड का, उसमें धारा धारा 11, धारा 11 बस याद रखिएगा। 25F भी याद रखिएगा, ये बार प्रश्न पूछा गया था 25 का F, याद होगा किसी बच्चों को? छटनी की शर्तों का उल्लंघन। हाँ बस बस बस, काफ़ी है, इतना मेहनत कर रहे हो आप लोग, काफ़ी है। एग्ज़ाम वगैरह ऐसे ही क्रैक होते भाई, ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। अच्छा चलो आगे बताइए ज़रा। जी जो है GDI का पूरा नाम, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन बी। अच्छा यहाँ पे देखो, सर आपने बताया था। हाँ ये जेंडर वाला है, तो याद रखिएगा सभी लोग, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा ये होता क्या है GDI? सर ये लिंग विकास सूचकांक, हाँ सूचकांक। लिंग विकास सूचकांक। GDI एक प्रकार से आप ये कहते हो कि एक ऐसा सूचकांक है जिसे लैंगिक समानता को, बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्रश्न ऐसा भी मत हल्के में लीजिएगा कि पता चले कि भाई प्रश्न आपको आते हुए भी ना आए। समानता केवल असमानता ऐसे शब्द आते हैं। लैंगिक समानता को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है, मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सर एक असमानता वाला है वो GII है ना? वो आपका अलग है, असमानता वाला वो आपका मिलेगा वहाँ पे SDI में। हाँ यहाँ पे लैंगिक समानता वाला है। तो GDI जेंडर बेसिकली क्या होता है, ये लिंग विकास सूचकांक होता है। और याद रखिएगा, आप एक बात और जानते हैं कि सन 1995 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा लिखित मानव विकास रिपोर्ट भी पेश किया गया था। कब? 1995 में। तो ये बात याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1995 में मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया था। क्या? GDI, ऑप्शन नंबर डी। तर्क संगत भावनात्मक चिकित्सा का सर्वोत्तम संबंध किससे है भाई? सर एल्बर्ट एलिस। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, यहाँ पे अल्बर्ट एलिस का नाम लिया है किसी बच्चे ने, और आप लोगों को मालूम होगा, आप सब जानते होंगे CBT के बारे में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, अल्बर्ट एलिस, है ना? हाँ हाँ सर। तो हालांकि इनके ये एक ऐसे विद्वान हैं, बड़े फेमस पर्सन हैं अल्बर्ट एलिस, मनोचिकित्सक हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा दिया था। और मैं आपको बता दूं कि अल्बर्ट एलिस एक संस्थान की स्थापना किया था इसी ने। अल्बर्ट एलिस एक संस्थान थी अमेरिका में, इसने स्थापित किया था, और उसका ये अध्यक्ष भी थे, यही प्रथम अध्यक्ष भी थे। तो संज्ञानात्मक व्यवहार के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे थे अल्बर्ट एलिस। और कॉग्निटिव बिहेवियर के साथ साथ इन्होंने नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी दिया था। नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी इसी ने दिया था। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये।
कृष्ण। और 1940 के दशक में जो है अल्बर्ट एलिस ने तर्कसंगत भावनात्मक बिहेवियर थेरेपी को पर इसने काम करना शुरू कर दिया था। और 1953 में इसने जो है मनोविश्लेषण के साथ उनका ब्रेक हुआ। तो तर्कसंगत चिकित्सा कहना शुरू करने के लिए उसके उपलक्ष्य में या उसके बाद में आरटी एक आती है जिसको आप लोग तर्कसंगत थेरेपी के रूप में आया। हालांकि वो कन्वर्ट हो गया था आपका टास्क सेंट्रल सॉरी क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी में वो कन्वर्ट हो गया था। तो वहाँ पे दूसरे विद्वान आ गए क्लाइंट या क्या सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा में, ठीक है। परंतु ये 1940 आप याद रखिएगा काफ़ी फेमस रहा इसका ये चीज़ें, जिसको आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। ये किसका रहेगा? अल्बर्ट एलिस का, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक विद्वान के बारे में और ये भी फेमस विद्वान है, इनका नाम है एरिक बर्न। क्या नाम आता है एरिक बर्न का? कौन सी थेरेपी है? हाँ, समव्यवहार विश्लेषण, ट्रांसएक्शनल एनालिसिस या आप कह लीजिए वो विश्लेषण जो है ये कहलाता है आपका, याद रखिएगा, एरिक बर्न का। गार्टन हैमिल्टन तो जानते ही होंगे, गार्टन हैमिल्टन बताओ जरा। ओके, ठीक है। तो ये एक ऐसा विद्वान था जी। चलो देखो, गार्टन हैमिल्टन सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस किताब में अगर आया तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क में आया था, है ना, गार्टन हैमिल्टन, ठीक है। और सोशल वेलफेयर हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो गार्टन हैमिल्टन का नाम आता है, सेकंड एडिशन को लेकर आता है, ये सेकंड एडिशन को लेकर आता है गार्टन हैमिल्टन। अच्छा, एक नाम आप देख रहे हैं विलियम जो है ग्लासर के बारे में, कितने लोग जानते हो विलियम ग्लासर के बारे में? सर इनकी रियलिटी थेरेपी है क्या? हाँ सर, इन्होंने ये वास्तविक चिकित्सा रियलिटी थेरेपी किया था। ओके, और कोई? तो विलियम ग्लासकर एक ऐसे विद्वान थे और इन्होंने जैसे ग्लासकर एक ग्लासकर चॉइस थेरेपी जो है थ्योरी दिया था और वो थ्योरी आई 1998 में। अभी भी किसी बच्चे ने मुझे बताया है कि रियलिटी जो है रियलिटी थेरेपी लाया था और ये थेरेपी सन 1965 में आई थी। और हाँ, और इन्होंने एक जो है द क्वालिटी स्कूल टीचर की बात किया था 1990 में, याद रखिएगा आप सभी लोग। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, परंतु ये आपका इम्पोर्टेंट है। ग्लासर चॉइस थ्योरी जो है थ्योरी, और एक इम्पोर्टेंट है रियलिटी थ्योरी, और एक इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग विथ चॉइस थेरेपी जो है थ्योरी, चॉइस थ्योरी, और ये 2001 में आई थी। 3 बातें याद रखिएगा बस इतने में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी होगा, बाकी मैं कल 16 से आगे बढ़ूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। आज के लिए इतना। ये विलियम की एक वो ग्लासर चॉइस अगर हम बात करें तो थेरेपी है, सॉरी थेरेपी बार वगैरह थ्योरी है ग्लासर्स, ठीक है। लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पर, आप देख लीजिए, चॉइस थ्योरी, ठीक है, 1918, ठीक है। यही तो विलियम ग्लासर, ठीक है।